अनुराग भदौरिया जी, कुछ साइड इफेक्ट आपकी पार्टी पर भी पड़ रहा है क्या? सारा इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी पे पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी और बौखलाहट आप देख सकती हैं। शिवपाल यादव पर डेरा डाल सुन रहे तो हैं। लीजिए, वो डालते रहे, उनकी आदत कह रहे हैं अजीत चौधरी, शिवपाल यादव भी कहा है, संजय निषाद और राजभर ने कि वो सब जा रहे हैं बीजेपी के। अरे उनकी डोरे डालने की आदत है, पर उनके डोरे में आता कौन है? वो डाले बैठे रहते हैं कटिया, लेकिन कुछ आता नहीं उनके हाथ क्या आता है पता? सुन लीजिए आप, मैंने बोल लीजिए, मैं बोल लूं अपनी बात। आपको याद होगा, सबसे बड़े नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के देश के रहे, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब तो स्वर्गीय हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, एक वोट से उनकी सरकार गिर रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे खरीदना पड़े और पार्टियां तोड़ने पड़े तो ऐसी पार्टियों को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, मैं सरकार जाना पसंद करूंगा। ये उनके शब्द थे। आज अफसोस होता है उनकी पार्टी की हालत क्या हो गई है। हालत ये हो गई कि जनता ने रिजेक्ट करती जा रही है। उनका एहसास है कि 2024 में, चूंकि वो महंगाई का मां बोलने से डरते हैं, बेरोजगारी का बा बोलने से डरते हैं, किसान का का बोलने से डरते हैं, युवाओं का वाह बोलने से डरते हैं, सोचो आप, महिलाओं का मां बोलने से डरते हैं सम्मान में। जिस सरकार के अंदर में आपने देखा हो कि युवाओं महिलाओं को रोड पे जो तिरंगा देश का जीत के आने वाली, जिन्होंने पहलवानी में देश के लिए तिरंगा जीता, उनको रोड पे घसीटा गया। कोई बीजेपी का नेता एक भी बोला हो तो बता दीजिए। रोड पे घसीटा गया उन महिलाओं को। तो इन महिलाओं का जहां अपमान हो, जहां किसानों का अपमान हो, जहां बेरोजगारों का सम्मान नहीं हो, जहां महंगाई की मार हो, वहां पे अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कोई बात नहीं करेंगे और जोड़ तोड़ की राजनीति करने की कोशिश करेंगे, जिनको आप कह रहे थे इनके भ्रष्टाचार का आरोप है, उनको आप 4 दिन बाद बुलाते, इधर आओ इधर आओ, अभी हमने भ्रष्टाचार का आरोप आप पे लगाया था, ईडी लगाई थी, आओ इधर आओ इधर आओ राजभवन आओ, ये लो राज तिलक कर दिया, अब आप मंत्री हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती थी, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया, एक मिनट, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया। फिर ये वंशवाद की बात करती थी, अब वंशवाद की इनका हालत देख लो। अजीत पवार भी उसी से आते हैं, लेकिन इनको अफसोस दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकी सत्ता में आ गए। चौटाला के साथ हरियाणा में सरकार चला रहे, वंशवाद से कोई दिक्कत नहीं है। पीडीपी के साथ चले गए थे कश्मीर में सरकार बनाने, फिर इन्होंने बादल के साथ सरकार बनाई परिवारवाद से, पंजाब में कोई दिक्कत नहीं थी। हम उत्तर प्रदेश में चले जाओ, अभी राजभर जी को डोरे डालते रहते हैं, निषाद ऑलरेडी इनकी पार्टी में परिवारवाद से, अपना दल परिवारवाद से, कितना शिवसेना परिवारवाद से आपके साथ सत्ता में। आप परिवारवादों के साथ सत्ता बनाएंगे, मलाई खाएंगे। अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, जो आज मंत्री हैं। परवेश वर्मा के जो आपके एमपी, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, और सिंधिया फैमिली पूरी आप लेके आ गए। तो आपके यहाँ परिवारवाद का अथाह है, लेकिन आप उस पर बोलेंगे नहीं। आप किस पे बोलेंगे? आप बोलोगे वहां तोड़ो, वहां जोड़ो, वहां डराओ, वहां धमकाओ, लेकिन आप भूल गए जनता को नेता को तोड़ने से जनता नहीं टूटती है। जनता वही है जो इंतजार करिए 2024 की डेट कब अनाउंस होगी, तब आपको बताएंगे हराने का रास्ता। जनता आपको हराएगी, आप नेता तोड़ते रहो। नजर टिका लिए, अब जवाब दीजिएगा। लेकिन अब निजेश अवस्थी जी, उससे पहले क्या कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि बीजेपी खुद ही नहीं समझ पाएगी कि वो कहां पर टिकी है? इतने सारे नेताओं को इंपोर्ट करना दूसरी पार्टियों से। अब तो लोग कहते हैं कि बीजेपी के नेता है तो पता नहीं मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन अगर विपक्षी दल के हैं, अगर भ्रष्टाचार का आरोप है, तब तो बहुत आसान है मंत्री बनना। तो अंजना जी, एक बात बड़ी साफ सी है, ईडी से, सीबीआई से वही तो डर सकता है ना जिसने कोई गलत काम किया हो। ये तमाम लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन है, उससे पहले इनकी वॉशिंग मशीन होती है। कहते हैं कि नहीं, ये सब तो वो है, सब ठीक है, बिल्कुल कोई ईमानदार हैं, ये विपक्षी दल में हमारे साथ हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं ये। लेकिन जो ही उधर जाते हैं, वो सारे आरोप जो बीजेपी लगा रही होती थी वो ये लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए समझ में नहीं आता कि एक बार ये कहते हैं ये तो सिर्फ ऑपोजिशन के लिए भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी सही बोल रही है, विपक्ष सही बोल रही है। नहीं, मैं ऐसा सुन तो लीजिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। बात अंजना जी बड़ी साफ सी है। लंबे समय से अगर आप देखेंगी, 23 तारीख को जो महागठबंधन की, सो कॉल्ड महागठबंधन की बैठक हुई, उसकी जब बाहर स्टोरी आई तो अंदर तो ये कहा जा रहा था कि सबसे बड़े जो नेता थे इनके, सबसे अनुभवी नेता चाणक्य, वो कहते आएगा तो मोदी ही। ये उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था जीतन राम मांझी को, एक सेकंड बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला था। अरे कल तक तो प्रफुल्ल पटेल ने हर एक इंटरव्यू में बोला है। प्रफुल्ल पटेल ने अंदर बैठे थे। अंजना जी, इसके बाद बोलिएगा ना। नहीं, अंजना जी गलत बात बोल रहे हैं कि कौन बोल रहा था कि मोदी सही बात इसके बाद बोलिए। अंजना जी बात बड़ी साफ सी है कि जीतन राम मांझी को कहा कि हमने इसलिए अंदर नहीं बुलाया क्योंकि अंदर की बात लीक कर देते हैं। अब प्रफुल्ल पटेल ने लीक कर दिया, अब किसको नहीं बुलाएंगे? बात बताइए ना, बताइए। बीजेपी बोले कि हमारा मुख्यमंत्री वही होंगे। बड़ी साफ सी अंजना जी कि ये सारा विपक्ष सो कॉल्ड, इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर
कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, सब आपस में एक दूसरे को निपटा रहे हैं। ये मोदी के खिलाफ नहीं, आपस में। आपने देखा शिवसेना दोनों गुट आपस में लड़ रहे हैं, किसकी नाम और निशान की लड़ाई? अच्छा, शरद पवार और अजीत पवार गुट आपस में लड़ रहे हैं, किसकी नाम और निशान की लड़ाई? मेरी पार्टी। ये मोदी से बीजेपी से नहीं लड़ रहे, ये आपस में सब लड़ रहे हैं। आपका भी आवेदन आया है विपक्ष के पास। बीजेपी क्या कर रही है सुधांशु जी? एक तो सबकी बातों का जवाब दीजिए, बीजेपी क्या कर रही है? सबसे ताकतवर अभी महायुति जिसे कहा है अजीत पवार ने, कौन है उसमें? इतने कम विधायकों के साथ आपने उनके 9 मंत्री बना दिए, 10 मंत्री शिंदे गुट के, और बीजेपी वाले विधायकों की क्या गलती है? 105 हैं आप लोग, फिर भी सिर्फ 10 मंत्री। आपको याद दिला दूं, हमने एक नहीं अनेक बार ऐसे गठबंधन किए हैं। जब मायावती जी के साथ किया था 67 उनके थे और 178 हमारे थे, और उसके बाद 2/3 मंत्री उनके थे। दूसरी बार भी उनके साथ था। जेडीएस के साथ हमने कर्नाटक में किया था, 40 उनके थे, 84 हमारे थे, फिर भी हमने आधा आधे पे किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं वो एक अलग विषय है। मगर आज मैं एक पहले भी बोल चुका हूं, एक विचित्र ट्रेंड भारत की राजनीति में देख रहा हूं। देखिए, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने तो फिर भी संभाल के बोला, उनको लगा कि ये मामला फंसने वाला है, तो उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचारी नहीं मानते हैं। मगर मैं देख रहा हूं बाकी तो भैया ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। एलानिया कहते हैं हम भ्रष्टाचारी थे, हमारा नेता भ्रष्टाचारी था, हमारी सरकार में इतना भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था। पूरी बात बीच में मत बोलिए अनुराग भदौरिया जी, प्लीज। आपको बीच में बोलने का मौका मैंने नहीं दिया। हमारा आरोप था और हम आरोप पर आज भी कायम है, इसलिए किसी भी आरोपी नेता के विरुद्ध न हमने केस विड्रॉ किया है, न हमारी एजेंसीज ने केस टोस किया है। मगर महत्वपूर्ण बात ये लोग तो कहते थे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, पर सारे लोगों को इनका स्टैंड ये था कि अजीत पवार ने कुछ भी नहीं किया, और आज बोलते हैं भ्रष्टाचारी थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भाई अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर। और भ्रष्टाचारी कहना वहां तक ठीक है, फिर अपनी पार्टी के नेताओं को नैतिक दृष्टि से इतना कमजोर साबित करने में लग जाते हैं। अरे ये इतने डरे हुए थे, ये डर गए और इसलिए छोड़ के चले गए। अंजना जी, और इसलिए मैं उदाहरण देना चाहता हूं, झूठे केसेस में फंसाने की बात कही, हमारे ऊपर हिंदू आतंकवाद के इतने केस लगाए, कौन छोड़ के चला गया हमारे यहां से? बताइए, गुजरात में कितने विधायकों को कौन छोड़ के चला गया? और इतना मैं कह रहा हूं, सुनिए, लुटेरा देश से हो गए खराब, सोते रह गए चौकीदार। इस पर बोल दीजिए। अच्छा, वो भी बताता हूँ, सुनिए। और आपको पहले याद, अरे वो भी जवाब दूंगा। नहीं बोलिए, अरे बोलना है भाई, टमाटर के भाव पर नहीं बोलिए। फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे। अरे एक सेकंड, पूरी बात कर लूं, सुनिए। इमरजेंसी के दौरान जब कोर्ट में जाने का मामला भी बंद था, तब भी कोई नहीं गया। आज बोलो, इसलिए मैं जवाब देता हूँ। भाई अपने टर्न पे बोलिए, आप लगातार हर आदमी बीच में डिस्टर्ब करेगा कैसे? असली मुद्दे में क्या आपने जवाब दे रहा था आपकी बात का? अरे टमाटर 150 अब देखिए वो बोलने लगे, वो उस पे आने लगे। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, युवा, इससे मुद्दा भटकाने के लिए महंगाई की दर बताइए, महंगाई की दर बताइए। अरे आप बोलो पहले, हम बोलिए महंगाई की दर कितनी है? बोलिए भाई महंगाई की दर कितनी है? बोलिए दाल क्या भाव है? बोलिए महंगाई की दर कितनी है? हाँ बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ। क्या भाव है? हाँ बोलिए, आप बताइए, आप बताइए क्या भाव है? आप बोलिए क्या भाव है? अब सुनिए, फिर देखिए, ठीक है, पूरा कर लें। आप पहले बोल लीजिए, मैं जवाब देता हूं। जवाब आपके पास नहीं है। अरे भैया महंगाई की दर बताओ ना, बता दो दिया, महंगाई की दर बताओ। 4% बताइए। 4% और जब हमारी सरकार आई थी 13% थी। जब हमारी सरकार आई थी 2013 में चल रही है 13% थी। 14 आएंगे उससे बोलेंगे महंगाई दर बताओ, तब हमें टमाटर देना। अनुराग जी, क्या पता चलेगा महंगाई दर क्या होगी? आखिर में निकले सफाई। अच्छा, तो महंगाई दर में फर्क नहीं पड़ता। मतलब महंगाई दर हमारी होती है, महंगाई दर हमारी होती है। वो नहीं, महंगाई की दर सारी चीजों के लिए होती है। कमाल की बात करते हो, आम आदमी की बात ही नहीं करना चाहते। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। जब आदमी 500 रुपए लेके जाता है, तो जब खरीदने टमाटर और सरसों जाता है, तो उसको पता होना चाहिए कितना रुपए किलो है। भदौरिया, आपको लगता है बाकी लोग क्या, उनका विवेक नहीं है? बोल रहा, मेरे से आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ सर, आप बीच में बोले। इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार बोलेंगे। मुझसे पूछे तो मृत्युंजय जी भी बोल रहे हैं, अगर आपको समाजवादी, उन्होंने बोला पूछो, पूछ लीजिए आप। या तो आप यहाँ आ जाइए या मैं चली जाती हूँ। मैं आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ सर, आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डू नॉट मेक दिस अ शाउटिंग मैच। आप उनसे प्लीज स्टॉप दिस। तो वो उधर देख के बोले ना, बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। ये बहुत आम आदमी हैं, या ऐसे आम आदमी हैं जिन्होंने अपने गांव में, इनके नेता ने स्पेशल जेट प्लेन लैंड करने लायक सैफई में एयर स्ट्रिप बनाई, जहां सिर्फ चार्टर्ड प्लेन उतर सकता है, कोई फ्लाइट नहीं चलती सैफई के लिए। इतने महान गांव के व्यक्ति हैं, ये सबको पता है। और ये इतने महान गांव के व्यक्ति हैं, मैं बताता हूं। इनके यहाँ एक नेता है, कैसे कैसे हैं, गायत्री प्रजापति, जिन्होंने बाकायदा हलफनामा दिया कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और 10 साल के अंदर 150 करोड़ की प्रॉपर्टी। ये इनके पार्टी के नेता थे।
कहाँ है आपकी पार्टी में है भाई? अंजना जी, मंत्री थे आपकी पार्टी के। बीजेपी में यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी एक मति भ्रम का शिकार है। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी समस्या है कि आज की डेट में सुधांशु जैसा कर्मठ कार्यकर्ता नीचे, हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री, सुधांशु जैसा कर्मठ कार्यकर्ता नीचे, उसके बाद अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एकनाथ शिंदे डिप्टी मुख्यमंत्री, ठीक है ना। आज इन्होंने कल परसों इन्होंने 4 अध्यक्ष घोषित किए अभी प्रदेश के, प्रदेशों के 3 उसमें से कांग्रेस के और 1 जनता पार्टी का। इनके यहां ना संगठन में इनको पद मिलेगा और ना इनको सरकार में सत्ता मिलेगी। तो इनका हाल वही है कि उसका घर छोड़ के तो किधर जाऊंगा और मैं कदा छोड़ दूंगा तो भी मर जाऊंगा और सख्त मुश्किल में हूं, क्या करूं या खुदा। एक तरफ उसका घर और एक तरफ मैं का घर। तो ये कदा वाले हम परेशान नहीं। सुधांशु जी आपकी कमजोर नफ्स पे वो उन्होंने चोट कर दी है। हम आपके दर्द के साथ बात है। बीजेपी के नेता करेंगे क्या? उनको लगेगा तो दूसरी पार्टी में जाएंगे। कमजोर तो बीच में नहीं बोलता ना। ये मसला क्या है, हम इनके दर्द के साथ में हैं। ये लोग कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उड्डयन मंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन भाजपाइयों से ये सिर्फ दरी बिछवाएंगे। आने वाले समय में एक चीज जान लीजिए सुधांशु जी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होने वाला है। समझ लीजिए आप बिहार की बात कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी टूट के कगार पे है, किसी एमएलए का काम नहीं हुआ। भैया कितना बड़ा मतिभ्रम है। उत्तर प्रदेश चिंता मत कीजिए। 100 से ज्यादा विधायक आपके फ्लोर पे आकर के योगी हटाओ का नारा लगा चुके हैं इसी विधानसभा में। आज इन्होंने बोला तो मैं भी एक बोल दूं, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश हमारी पार्टी टूट के कार पे जहां इनका 1 और 2 विधायक रह गया। बात नहीं, यानी चिंता छोड़िए, इनके लिए भी वो है की कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, और कह रहे हैं कि हमारी पार्टी टूट के कगार के ऊपर है। मगर इसलिए कितना बड़ा इकबालिया बयान है, अपने मुंह से कह रहे हैं कि 3 लोग तो इनकी पार्टी से आए हुए हैं। मतलब देखिए इतना बड़ा इकबालिया बयान, हम तो कि हम 3 लोग हमारी पार्टी से आए हुए हैं, खुद बोल रहे हैं। इसका मतलब इनकी पार्टी कैसे छोड़ जा रहे हैं। और इनके यहाँ तो और भी मजेदार बात है साहब, यहाँ तो पैदा होने से पहले पता है कि यही होगा। भाई जब प्रियंका जी का बेटा हुआ कहा भविष्य का प्रधानमंत्री हो गया। सुधांशु इस ढंग की बातें कही गई कि नहीं, यहाँ तो पहले से पता है। शीशे के होते जो उन्होंने मेन बात कही वो तो आपने पकड़ी नहीं। तो खुल के आइए। योगी आदित्यनाथ के परिवारवाद की बात कीजिए। योगी आदित्यनाथ जी का तो परिवार ही नहीं है भाई, सन्यासी परंपरा में पिता परिवार होता है। अच्छा सन्यासी का भी परिवार होता है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, सन्यासी का भी परिवार होता है। जी क्या नाम जो है सांसद, उनके पिता विजयनाथ जी सांसद, इससे बड़ा परिवार। मेन बात लेकिन जो वो कह रहे थे वो हाँ, बताइए। मेन बात वो ये कह रहे थे कि आप जैसे बीजेपी नेताओं को लॉलीपॉप दिया जाएगा कि हम तो पार्टी बड़ा कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी के नेताओं को लाला के नेता मंत्री सब बनाया जाएगा, आप लोग दरी बिछाते रहेंगे। अच्छा ये बताइए इस समय हमारे जितने टॉप की पोस्ट वाले बताइए कौन बाहर का है? हेमंत बिस्व शर्मा बताइए, प्रधानमंत्री जी, हेमंत बिस्व शर्मा, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री अध्यक्ष। हाँ अब बिल्कुल बता रहे हैं, सुनिए कितने मुख्यमंत्री बोलिए मान्यवर जी। आपने जिन प्रदेशों का नाम दिया, तेलंगाना जी, आंध्र जी, तेलंगाना में जी किशन रेड्डी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आंध्र में हमारी स्थिति बहुत कमजोर है, जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। क्या बात कर रहे हैं, जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जी किशन रेड्डी, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में। सवाल भी जल्दी से पूरा कीजिए, 2 लाइन में। वो दूसरे थे भाई, जनता पार्टी के नहीं है, जी किशन रेड्डी प्योर भारतीय जनता पार्टी के, ये नहीं पता हवा में कहने लगते हैं।